पहले कल पढ़ चुके हैं नर जननंग। आज हम पढ़ेंगे मादा जननंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है प्राथमिक जननंग होता है और द्वितीयक जनन या सहायक जननंग जिसको कहते हैं। जैसे कल भी हमने नर जननंग में पढ़ा था प्राथमिक जननंग द्वितीयक जननंग, उसी तरह से इसमें भी पढ़ेंगे। तो प्राथमिक जननंग में अंडाशय जिसको अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं, एक जोड़ी होती है ये। और द्वितीयक या सहायक जननंग में ये सब याद करना होगा हमको क्रम से, जिसमें पहला एक है गर्भाशय जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूटेरस या ओम, ये एक होता है सिंगल। इसके बाद एक जोड़ी गर्भाशय, ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं इसको, सर्विसेज, एक पैजाइना, बाह्य जननेंद्रिया में एक्सटर्नल गायनोकोर, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ, एक जोड़ी अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी इसको कहते हैं। तो ये हमको याद करना हो। गर्भाशय जो है एक होता है, एक जोड़ी गर्भाशय, ग्रीवा, सर्विक्स, वैजाइना और बाह्य जननेंद्रिया, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ, एक जोड़ी अंडवाहिनी या ओविडक्ट। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका, अंडाशय का, मादा जननंग का। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसमें जो है इस तरह से इसको हम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो है ये झालर नुमा संरचना है जिसको हम कहते हैं फिम्बरी या झालर। और ये जो गोल संरचना बनी हुई है लाल कलर में, ये इसको हम कहते हैं अंडाशय, अंग्रेजी में ओवरी। ये फिम्बरी जो है आगे बढ़ती है, तो जो यहाँ फिम्बरी से आगे जब बढ़ेगी तो इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम या कीपक। यहाँ से लेके, ये फिम्बरी से लेके और यहाँ तक की जो संरचना है इसको हम कहते हैं अंडवाहिनी या अंग्रेजी में कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में 4 भाग हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की संरचना, जिसमें देखेंगे 1, 2, 3 और ये 4। माने अंडवाहिनी के अंतर्गत क्या क्या आता है? फिम्बरी। यहाँ इसके आगे बढ़ेंगे तो इनफंडिबुलम, फिर और आगे बढ़ेंगे तो एम्पुला, और आगे बढ़ेंगे तो इस्थमस या संकीर्ण पद से, इसे हिंदी में जरूरत नहीं याद करने की, इस्थमस आप याद रखिए। तो इसको क्रम से याद कर लीजिए। अंडवाहिनी में कौन कौन संरचना है? इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम और फिम्बरी। जब यहाँ मेल युग्मक जो होता है स्पर्म और ओबम माने अंडाणु, ये दोनों मिलते हैं, इस जगह को हम कहते हैं एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन। शुक्राणु धन अंडाणु का संयोजन, फ्यूजन यही होता है, इसको कहते हैं एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके बाद फिर इसको हम कहते हैं गर्भाशय, और यहाँ ये अंडाणु है, अंडाणु इधर से यहीं बनता है अंडाशय में, और इस तरह से ये अंडवाहिनी से होता हुआ यहाँ आता है, और यहाँ ये शुक्राणु जो है यहाँ आता है, इसको कहते हैं एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन। अब इस तरह से हम पढ़ेंगे युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, या युग्मक जनन का युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है, ठीक है। ये जो है इसको हम देखेंगे, शुक्राणु जनन होता है गैमेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओओजेनेसिस, ठीक है। वृषण में शुक्राणु के निर्माण को शुक्राणु जनन कहते हैं, अंडाशय में अंडाणु के निर्माण को अंडजनन कहते हैं। अब हम इसमें शुक्राणु स्पर्मेटोजेनेसिस का हम देखेंगे कि किस तरह से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण किस तरह से होता है, किस सेल में होता है, इसको जानने के लिए हम पहले पढ़ेंगे कि शुक्राणु कहाँ निर्माण होता है। टेस्टिस में। टेस्टिस हमने कल पढ़ा था, और उसमें ये देखा है कि एक टेस्टिस जो होती है उसमें ये 250 कंपार्टमेंट होते हैं। इसमें हमने 5 कंपार्टमेंट बनाया है। उसमें एक कंपार्टमेंट में शुक्रजन नलिकाएं होती हैं 3 या 4, एक से 3 तक।
ये लिखा हुआ है 1 से 3 तक शुक्रजन नलिका कल पढ़ चुके हैं। तो इसी में बताया गया था कि जब हम इसको शुक्रजन नलिका को काट के देखेंगे तो 2 सेल मिलती है, जिसमें एक होती है शुक्रजन कोशिका ये, और एक होती है सर्टोली सेल्स जो पोषण देती है। तो यही शुक्रजन कोशिका से ही स्पर्म का निर्माण होता है, ये कल बताया जा चुका था। तो समझ लीजिए कि टेस्टिस में इस शुक्रजन जो नलिकाएं होती हैं, इसी में शुक्रजन कोशिका होती है जहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्रजन कोशिका में कैसे स्पर्म का निर्माण होता है, इसको हम यहाँ देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में कि ये शुक्रजन कोशिका है। तो ये शुक्रजन कोशिका है जिसका गुणसूत्र 46 है या 2n है। तो इसमें समसूत्रीय विभाजन होगा 2n में। तो ये 2 कोशिकाएं बनेंगी, 1 और 2। तो 2 को एक इधर बन गई, एक इधर। तो 2n कोशिका को इसको हम कहेंगे प्राथमिक शुक्रजन कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोफाइट। ठीक है। फिर उसके बाद ये प्राथमिक जो शुक्रजन कोशिका है, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जिससे 2 सेल बनती हैं। तो अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो यहाँ 2n था, यहाँ क्या होगा n, एक n यहाँ हो गया। इससे फिर सूत्रीय इससे विभाजन होगा जिसमें ये एक शुक्राणु इसमें बन गया, यहाँ शुक्राणु बन गया, यहाँ भी इससे यहाँ शुक्राणु और यहाँ शुक्राणु बन गए। तो शुक्राणु प्रसू कहते हैं या स्पर्मेटिड। तो सेकेंडरी शुक्रजन स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसको डिटेल में यहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए ये शुक्रजन कोशिका है वृषण में, जिसका गुणसूत्र है 2n, जिसको हम कहते हैं शुक्रजन कोशिका को अंग्रेजी में स्पर्मेटोगोनिया। तो ये 2n से समसूत्रीय विभाजन होगा, तो फिर 2n 2 सेल बन जाएंगी। तो प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बन गई, यहाँ से अर्धसूत्रीय विभाजन हो गया, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका बन गई। ये द्वितीयक शुक्रजन कोशिका से शुक्राणुओं का निर्माण, ये देख लीजिए स्पर्मेटिड बनेंगी। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया, और इन्हीं स्पर्मेटिड से शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है। 1 2 3 4 स्पर्म बन गए। तो इस तरह से हमने देखा कि शुक्रजन कोशिका 2n से समसूत्रीय विभाजन द्वारा प्राथमिक शुक्रजन कोशिका बनी, फिर प्राथमिक कोशिका से फिर अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीयक शुक्रजन कोशिका बनी, और द्वितीयक शुक्रजन कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण हो गया। स्पर्मेटिड से ये स्पर्म का निर्माण हो गया। इस तरह से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं शुक्राणु जनन।